नमस्कार। आज नमस्कार। अपने चैनल में उपस्थित हैं प्रसिद्ध साहित्यकार और रेलवे के राजभाषा विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राजमणि मिश्रा जी। राजमणि मिश्रा जी का स्वागत है दिव्य रश्मि चैनल में। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आभार आपका। आप रेलवे में जॉब करते थे जी। और साहित्य में भी आपकी रुचि रही है। आपकी 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ये कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाते थे आप, ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। दरअसल सामान्य काम काज के अलावे बोलचाल की भाषा में जिसे आप हॉबी कहते हैं, हिंदी में जिसे अभिरुचि कहा जाए, तो जब कभी भी आदमी अपने काम काज से फुर्सत पाता है तो उस हॉबी की ओर, उस अभिरुचि की ओर मुड़ता है जहाँ उसका मन रमता है और किसी खास मकसद को वह पूरा करता है। साहित्य में जो आज आप देख रहे हैं, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हो या दूरदर्शन हो, ये मीडिया हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, इसके गिरते हुए स्तर पे क्या आपको लगता है? हाँ, कुछ तो गिरावट महसूस की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा भी लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी रचनाएं सामने आ रही हैं वो उनका कुछ स्तर नहीं है। ठीक है, आज के युग में कट पेस्ट का ज़माना है, फेसबुकीय साहित्यकार भी पैदा हो रहे हैं, रचनाएं भी आ रही हैं तुकबंदी के आधार पर, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी रचनाएं आ रही हैं जो हमें आश्वस्त करती हैं और अच्छा लिख भी रहे हैं लोग, और बहुत सारी उम्मीदें हैं नए रचनाकारों से और हम उन्हें पढ़ते भी हैं। सबसे ज़रूरी यह बात है कि जो भी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी विधा के रचनाकार हों, आत्ममुग्धता की स्थिति में वो जी रहे हैं। वो दूसरों को पढ़ना नहीं चाहते। आज जब तक हम दूसरों को नहीं पढ़ेंगे तो क्या घटित हो रहा है, क्या समाज में हमारे आसपास क्या स्थितियां हैं, किस तरह के स्थितियों से हम रूबरू हो रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं हमारे, हम नहीं जान पाएंगे। तो बेहतर होगा कि हम आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए एक दूसरे को भी पढ़ें, विचार विमर्श करें, मिले जुलें, इस तरह की गोष्ठियाँ आयोजित हों ताकि एक तीसरा चीज़ का प्रतिपादन हो। एक समय था जब दिनकर जी खुद कांग्रेस में होते हुए भी सरकार के खिलाफ लिखते भी थे और बोलते भी थे, लेकिन आज के लोग सरकार की चाटुकारिता में ऐसे लगे रहते हैं जो कि समाज का दर्पण नहीं बन सकता है मीडिया। क्या कहते हैं इस पे? बिल्कुल, एक बहुत ही जाना सुना प्रसंग है कि दिनकर जी ने कहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री से कि महोदय, जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे संभालने का काम करता है। तो अभी एक दौर था और समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। वो दिनकर युग था, नेहरू युग था, आज भी कोई दूसरा युग आ रहा है। अब रही बात सरकार के सत्ता के विरुद्ध कहने की, उसके गलत नीतियों का आलोचना करने की, तो आज भी लोग हैं जो कि मुखर हैं, लेकिन वैसे लोगों की संख्या कम है। कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहता, क्योंकि शासन सत्ता से डर हर किसी को है। और दूसरी तरफ ये है कि संरक्षण हमें नहीं मिला। आज कर जुगाड़ू संस्कृति में ख़ास तौर पर जो भी पुरस्कार हैं मैनेज किए जा रहे हैं। तू मेरी पीठ थपथपा, मैं तेरी पीठ थपथपाऊँ, मैं आपकी चाटुकारिता कर दूं, आपके पक्ष में
वक्तव्य दे दूं, उनकी वोट संख्या में वृद्धि हो, तो सब कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक जुगाड़ी संस्कृति हमारे सामने आ रही है, जिसमें संतुलन साधने की कोशिश आज का साहित्यकार कर रहा है। और जो संतुलन साधने में नाकामयाब हो जाते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं, वो हाशिए पर चले जाते हैं। फिर भी उनका संघर्ष हमारे लिए आदर्श है, और जब तक व्यक्ति का संघर्ष है तब तक कविता रहेगी, साहित्य रहेगा। साहित्य की मुख्य धारा प्रतिरोध ही है, अपनी स्थापनाओं के लिए, अपने आदर्श की स्थापनाओं के लिए, और लोक हित में, व्यक्ति हित में, समाज हित में साहित्यकार जो है अपना काम करता है, अपनी आवाज़ बुलंद करता है। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो कि सरकार की नीतियों की, गलत नीतियों का आलोचना करते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध करते हैं, और होना भी चाहिए। शिष्टाचार और मर्यादा के दायरे में हमें अपनी बात करने का पूरा हक है। सर, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए या देश के लिए जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, भारत में भी जो 4 स्तंभ हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आज चारों के चारों स्तंभ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं? हाँ, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि कभी कभी हम किंग कर्तव्यबुंड स्थिति में आ जाते हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि प्रतिक्रियावादी दौर से हम गुजर रहे हैं। कभी तुम्हारी बारी थी, अब मेरी बारी आई है। मुख्य रूप से वाम पंथ और दक्षिण पंथ को लें तो कहीं ना कहीं आज की जो राजनीति है वो आरोपित है, और प्रतिक्रियात्मक दौर से लोग गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जो स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए, स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, वो नहीं है। हम अपने हित के लिए हम इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि अपने हित के लिए दूसरे का अहित करने में भी हम नहीं चूकते। और रही बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम विरोधियों के प्रति ऐसी बातों का उल्लेख करते हैं जो कि सभ्य समाज में वो कहीं से भी कहे जाने लायक और सुने जाने लायक नहीं है। तो हर किसी की मर्यादा होनी चाहिए, और उसका एक आदर्श स्वरूप होना चाहिए। हम किसी पर आक्षेप भी लगाते हैं तो उसकी निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसके पारिवारिक सदस्यों के प्रति इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। विरोध है तो स्वस्थ विरोध होना चाहिए, मेरा तो ही मानना है। मतलब नैतिक पतन हो चुका है। हाँ, बहुत हद तक ये बात सहमत हूँ आपसे कि हमारे जो नैतिक मूल्यों में दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है, और ये चिंता का विषय है। सर, आपको ये नहीं लगता कि आज वर्तमान परिवेश में लोग पढ़ते लिखते तो जा रहे हैं, परंतु शिक्षा का स्तर गिरने के कारण वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं? इसके लिए कई स्थितियां जिम्मेदार हैं। एक तो हमारे शिक्षकों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, या फिर चयन का जो स्तर है कहीं ना कहीं विसंगति का शिकार हो जाता है। सच्चाई क्या है, कहीं गलत प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही हैं, कहीं पैरवी का बोलबाला है, कहीं ना कहीं ये जो हमारी आरक्षण नीति है इसके चलते भी हमारे योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो सरकार को चाहिए कि योग्यता को आधार मान करके और कड़ी जांच परीक्षा के बाद इस तरह का दायित्व निभाया जाए स्कूल के शिक्षकों को और कॉलेज के प्राध्यापकों को।
सर, अगर एक डॉक्टर गलत तरीके से पढ़कर आता है तो शायद एक मरीज की मृत्यु होगी, परंतु एक शिक्षक गलत होगा तो पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। क्या इस पे नेताओं को नहीं सोचना चाहिए कि अपने स्वार्थ में वो लोग पूरी पीढ़ी को समाप्त करने पर लगे? निश्चित रूप से यह हमारा दुर्भाग्य है कि साधारण पद के लिए भी एक योग्यता निर्धारित की जाती है, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, स्नातक हो, लेकिन ये जो हमारे रहनुमा हैं इसके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। और दूसरी, आपको ये नहीं लगता कि आप लोग 35 साल 40 साल नौकरी किए हैं, उसके बाद आप लोग तक तो पेंशन था, लेकिन नए वालों को पेंशन भी नहीं है, और नेता एक दिन के लिए कुर्सी पे बैठेगा, उसको आजीवन पेंशन मिलता रहेगा, तो क्या ये तथ्यपूर्ण है? यह तो सरासर नाजायज़ है। भारतीय जनता के लिए, ख़ास तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, कहाँ तो चिरागा तय था हर घर के लिए, वहाँ चिरागा में असर नहीं है पूरे शहर के लिए। शायद ये बद्री विशाल की ये पंक्ति, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। तो हमें तो सहायता देनी थी जो बेरोजगार गांव के युवक हैं, जो हमारे हाशिए पर आए हुए हैं, बूढ़े लोग हैं समाज में, कमज़ोर तबकों को भी सहायता देना था। लेकिन उसकी बात तो छोड़ दें हम। एक इतने दिनों तक नौकरी करने के बाद उसको पेंशन से वंचित कर दिया जाता है। कई मायने में उनका ये परेशानी पैदा हो रही है। ख़ास तौर पर जो किसान विकास पत्र जैसे कुछ अपना वंचित सेव करते थे लोग, उस पर भी इंटरेस्ट घटा दिया गया है। तो बुजुर्गों के लिए समस्या हो, ये पेंशनधारी जो हैं उनके लिए। अब रही बात जिन नई पेंशन स्कीम के तहत अब के सेवानिवृत्ति के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है और इसका संदेश गलत जा रहा है। जबकि नेता हमारे रहनुमा जो हैं अपने लिए पूरी पक्की व्यवस्था रखते हैं और इधर लोगों का ध्यान नहीं है। ये भेदभाव की नीति है और इसको सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ताकि सब बढ़ें, सब जीवन सुचारू रूप से उनका जीवन यापन हो। सर, आपकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, थोड़ा उस पर ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं, कौन कौन सी पुस्तकें अभी तक आई और क्या है उसमें, इस पर अगर प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला संग्रह मेरा आया था, वह काव्य संग्रह था जिसका नाम है ताना है मैंने इंद्रधनुष। अभी आसपास में नहीं है, हाँ। पहला संग्रह मेरा यही है, ताना है मैंने धनुष। ये पहली मेरी रचना है। इसमें ये पूरी की पूरी कविता संग्रह है। हाँ, पूरा इसमें संग्रह जो है पूरा कविताओं से भरा है। और दूसरा संग्रह है रात, नींद और सपने। ये ललित निबंध संग्रह है। और तीसरी किताब फिर निबंध संग्रह चांद खोल पर थाप। और चौथी किताब खाली हाथ लौट आता हूँ पाटलिपुत्र।  ये तो नाम से लगता है कि
पाटलिपुत्र के ऊपर कुछ आपने? जी, आपने सही फरमाया। ये तथागत यानी महात्मा बुद्ध और उस समय की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली के विचारों पर, उनके संवाद पर ये केंद्रित है। ये कविता एक प्रतिनिधि कविता भी इस संग्रह में प्रकाशित है। खाली हाथ लौट आता हूँ पाटलिपुत्र। और एक और किताब है संतों का जीवन दर्शन एवं सत्संग की साधना। ये हमारे धर्म पिता द्वारा लिखी हुई किताब है, जिसका संपादन मैंने किया है। ये वो रामाश्रम सत्संग से जुड़े हुए थे, सत्संग के आचार्य थे, तो उसी परंपरा में इन्होंने ये इस पुस्तक की रचना की। और ये यत्र तत्र बिखरा हुआ था, फिर इसका संपादन मैंने किया, तो संपादन के रूप में ये पुस्तक है। और अगली पुस्तक अभी प्रक्रिया में है, रहेगा बांस बजेगी बांसुरी। वह भी निबंध संग्रह ही है, बल्कि विविध विषय भी उसमें समाहित हैं। संस्मरण हैं, लघु कथाएं हैं, कुछ कविताएं भी हैं। एक तरह से उसे विविध संग्रह कहा जा सकता है। विविध विधाओं पर हमारी रचनाएं उसमें संकलित हैं। तो ये आपने गद्य भी लिखा, पद भी है, और आपका कविता संग्रह भी है, निबंध संग्रह भी है, धर्म पे भी है। जी जी। तो मतलब एक विधा में नहीं, मल्टीफेरियस सेगमेंट में आपका काम रहा है साहित्य में, तो ये तो काफ़ी सराहनीय है। कुछ प्रश्न और है। आज जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत एक समय था जो कि ज्ञान और धर्म के लिए केंद्रित था, जहाँ धर्म सर्वोपरि था, और आज के नेताओं ने भारत को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। क्या ये मजाक नहीं है देश के साथ? दरअसल गलती वहीं होती है जब हम अपने तरीके से किसी चीज़ की व्याख्या करने लगते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और आजकल कुछ ऐसे शब्द हमारे सामने आए हैं जो कि बड़े संवेदनशील हो गए हैं। उसमें एक धर्म भी है, एक धर्मनिरपेक्षता भी है, सहिष्णुता भी है। तो ये बहस का विषय है, और जिसके पास जितनी प्रखर बुद्धि होगी अपने पक्ष को उसी मजबूती के साथ रखने का, सिद्ध करने का प्रयास करेगा। वैसे मोटे तौर पर अगर हम धर्म को समझना चाहते हैं तो अग्नि का धर्म उष्णता है, जल का धर्म शीतलता है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं हर चीज़ में। मानवीय मूल्य, करुणा, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द। और कोई नहीं धर्म कहता कि मजहब नहीं सिखाता औरों से बैर करना, तो बैर की बात तो छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। और जब हम अलग धर्म, अलग तरीके से व्याख्या करने लगते हैं, वैसे किसी भी शब्द, किसी भी चीज़ को परिभाषाबद्ध करना बड़ा कठिन है। आज के कुछ नेता लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं पे भी गलत टिप्पणियां करना शुरू कर दिए हैं। इस पर मैंने एक लेख लिखा था, सब कुछ बांट लिया है सभ्य लोगों ने। इस शीर्षक के अंतर्गत मैंने यही बात कहने का प्रयास किया है कि आज हमने अंबेडकर को बांट लिया है, सावरकर को बांट लिया है, सरदार पटेल को बांट लिया है, और तो और साहित्यकारों में भी विभाजन शुरू हो गया है।
तो मैंने उसमें अपनी मान्यताओं को, अपनी स्थापनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कम से कम इन महापुरुषों को भी बख्श दो भैया, इन साहित्यकारों को भी तो छोड़ दो। उस अपने संकीर्ण विभाजन के दायरे में इन्हें क्यों लाते हो? ये पूरी मानवता के लिए होते हैं और इनके जो संदेश हैं वो आने वाले कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कहा गया है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च जेना। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस क्षेत्र में महापुरुष पैदा होते हैं वो धन्य है माता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। वह कुल भी धन्य हो गया, जननी भी कृतार्था हो गई और वहाँ की धरती भी पुण्यात्मा है, वसुंधरा पुण्यवती च जेना। तो ऐसे लोगों को हम संकीर्ण दायरे में एक निश्चित परिधि में बांट लेते हैं। तो सब कुछ बांट लिया है सब लोगों ने, इसके पीछे मेरी यही पीड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये सबके होते हैं, पूरी मानवता के लिए होते हैं। आप जी, आपने इतनी साहित्यिक रचनाएं की है, किताबें लिखी है आपने, तो हमारे दर्शकों को अपनी कुछ कविताएं अगर सुना दें तो बड़ा ही उपकार होगा हमारे दर्शकों के ऊपर, बेशक। ये और तो हमारे चैनल के लिए खासकर मेरे लिए तो खुशी की बात होगी। आप किसी रचनाकार के पास जाएं और उनकी रचनाओं को पाठ करने के लिए कहें तो उसके लिए खुशी का अवसर होता है। और मैं एक दो कविताएं पढ़ रहा हूं आपके चैनल के लिए। सबसे पहले खाली हाथ लौट आता हूं पाटलिपुत्र, इसकी जो प्रतिनिधि कविता है उसे मैं सुना रहा हूं आपको और आपके पाठकों को। जैसा कि मैंने बताया कि तथागत बुद्ध और आम्रपाली के बीच का ये प्रसंग है और उन्हीं को स्मरण करते हुए ये कविता लिखी गई है। माह दो माह में पाटलिपुत्र से गंगा सेतु पार कर जब कभी आता हूँ वैशाली, ढूंढता हूँ आम्रपाली को। माह दो माह में पाटलिपुत्र से गंगा सेतु पार कर जब कभी आता हूँ वैशाली, ढूंढता हूँ आम्रपाली को और तलाश करने लग जाता हूँ तथागत के पद चिन्हों को। इस यात्रा में कई अनुभूतियाँ उठती हैं अंतस में। इस यात्रा में कई अनुभूतियाँ उठती हैं अंतस में, इनमें कुछ तो शब्दों से परे हैं, अकथ गूंगे की गूढ़ की तरह। पर खोजी और बावरी आँखें अप्रतिम सुंदर आम्रपाली को ढूंढने में लगी रहती हैं। पर खोजी और बावरी आँखें अप्रतिम सुंदर आम्रपाली को ढूंढने में लगी रहती हैं, यह जानते हुए भी कि अपनी केश राशि राजसी आभूषण परिधान का परित्याग कर सौंदर्य साम्राज्ञी बनी थी बौद्ध भिक्षुणी। ध्यान आता है तथागत के उपदेशों का, क्या कहे होंगे बुद्ध आम्रपाली से। ध्यान आता है तथागत के उपदेशों का, क्या कहे होंगे बुद्ध आम्रपाली से। जिससे भान हुआ होगा अद्भुत अपूर्व सौंदर्य साम्राज्ञी को। अद्भुत अपूर्व सौंदर्य साम्राज्ञी आम्रपाली को भान हुआ होगा, नश्वर है यह सौंदर्य। नश्वर हैं ये ऐश्वर्य और वैभव। सुनने का करता हूं प्रयत्न, नहीं सुन पाता उपदेशों की ध्वनियां। कहीं नहीं महसूसता वह अप्रतिम सुंदरता। हिंसक उठापटक विचारों सिद्धांतों आरोप प्रत्यारोप के दौर में
न जाने कहाँ गुम हो गए अप्रतिम सौंदर्य, तथागत के पद चिन्ह और उपदेश। न जाने कहाँ गुम हो गए अप्रतिम सौंदर्य, तथागत के पद चिन्ह और उपदेश। खाली हाथ लौट आता हूँ पाटलिपुत्र, खाली हाथ लौट आता हूँ पाटलिपुत्र। बहुत सुंदर रचना है आपकी। ये पुस्तक कैसे लोगों को प्राप्त होगा ये भी बता दें। ये अमेजन पर भी उपलब्ध है, और इस शीर्षक को टाइप किया जाए और मेरा नाम टाइप किया जाए तो ये अमेजन पर उपलब्ध है। एक अगर आप अनुमति दें तो एक और कविता सुना करके मैं अपनी बात बना। अगली कविता का शीर्षक है क्या सजोना जानते हो। प्रीत कर दूं समर्पित क्या सजोना जानते हो, अंजलि में भर लुटा दूं इंद्रधनुषी प्यार को। प्रीत कर दूं समर्पित क्या सजोना जानते हो, अंजलि में भर लुटा दूं इंद्रधनुषी प्यार को। मुक्त गीतों से सजा दूं, मुक्त गीतों से सजा दूं राग के गुंजार को। गहन सागर के अतल में, गहन सागर के अतल में मन को डुबोना जानते हो। प्रीत कर दूं समर्पित क्या सजोना जानते हो, अंजलि में भर लुटा दूं क्या सजोना जानते हो। चांदनी के देह में, चांदनी के देह में उल्लास की थी क्या कमी। रात भर तारे जले और सवेरा सब नमी। मोतियों को ले भले लो, मोतियों को ले भले लो क्या पिरोना जानते हो। प्रीत कर दूं समर्पित क्या सजोना जानते हो, अंजलि में भर लुटा दूं क्या सजोना जानते हो। बहुत खूब रचनाएं हैं आपकी। और ये जो अवसर मिलता है किसी रचनाकार के लिए, कवि के लिए, तो सच्चाई है कि वह लोभ संवरण नहीं कर पाता। और एक और कविता की मैं अनुमति चाहूँगा, तब फिर अपनी बात समाप्त करूँगा मैं। ये यथार्थपरक कविता है जिसका शीर्षक है पेट ड्यूटी। पेट ड्यूटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। किसी भी सरकारी नौकरी, रेल की नौकरी में आने के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें दौड़ लगानी पड़ती है, तो उसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल के लिए समय दिया।